Hello everyone, welcome again, welcome to our YouTube channel Wings Education. And before I start, let me tell you one thing. Today our class has been divided into two segments. Okay, आज की जो हमारी क्लास है उसको दो segments में divide किया गया है. In the first segment we are going to learn common portmanteau words. Portmanteau words क्या होते हैं इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे. And in the second session we are going to discuss some abbreviation, कुछ ऐसे abbreviations इंग्लिश में जो बहुत कॉमन है और हम उनको गलत प्रोनाउंस करते हैं. So without doing any further ado, let's start. So what is common portmanteau words? Portmanteau words क्या होते हैं? देखिए portmanteau words का जो कॉन्सेप्ट है ये बिल्कुल नया नहीं है, काफी ईयर से काफी सालों से ये चला आ रहा है. नॉर्मली portmanteau वर्ड जब हम बनाते हैं तो हम दो डिफरेंट सेगमेंट्स के, दो डिफरेंट फील्ड्स के वर्ड्स को लेकर एक ऐसा वर्ड बनाते हैं जो उन दोनों को आपस में कनेक्ट कर देता है. जैसे हमारा फर्स्ट वर्ड एजुकेशन और एंटरटेनमेंट. अब एजुकेशन और एंटरटेनमेंट इन दोनों वर्ड्स को मिलाकर हमने एक नया पोर्टमैन्टो वर्ड डिजाइन किया जिसे हम बोलते हैं एड्यूटेनमेंट. ओके, अब एड्यूटेनमेंट का मतलब क्या हुआ? एजुकेशन का मतलब होता है शिक्षा और एंटरटेनमेंट का मतलब होता है किसी चीज में मनोरंजन को ढूंढना. तो इन दोनों को मिलाकर एक ऐसा वर्ड हुआ जिसका मतलब हुआ कि ऐसी शिक्षा जिसके साथ साथ आपको मनोरंजन भी प्रस्तुत किया जाए या प्रोवाइड किया जाए. सेकंड वर्ड मेडिकल एंड केयर. मेडिकल का मतलब होता है चिकित्सा से रिलेटेड जो भी फैसिलिटीज है वो, और केयर का मतलब होता है कि आपकी सुविधा को ध्यान में रखना या आपकी सारी सुख सुविधाओं की पूर्ति करना. सो मेडिकल एंड केयर इन दोनों को मिलाकर हमने एक नया वर्ड बनाया जिसे हम बोलते हैं मेडिकेयर. नेक्स्ट पैराशूट एंड ट्रूप्स. पैराशूट एंड ट्रूप्स. पैराशूट का मतलब होता है a equipment that we use to fly. And next ट्रूप्स. ट्रूप्स का मतलब होता है सेना की छोटी छोटी टुकड़ियां. तो पैराशूट और ट्रूप्स को मिलाकर हमने एक वर्ड बनाया जिसका मतलब है पैराट्रूप्स. और पैराट्रूप्स का मतलब होता है सेना की वो टुकड़ियां जो किसी एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए पैराशूट की हेल्प लेती हैं. दैट आर कॉल्ड पैराट्रूप्स. नेक्स्ट इज मोटर एंड होटल. सो मेक इट मोटर. अब मोटर एंड होटल का मतलब क्या हुआ? मोटर का मतलब आपको पता है एक ऐसी गाड़ी या एक ऐसा व्हीकल जो हमें एक से दूसरी जगह लेकर जा सकता है. होटल का मतलब अ प्लेस वेयर वी डाइन, वेयर वी टेक फूड. तो मोटर एंड होटल का मतलब हुआ मोटेल, एक ऐसा होटल या एक ऐसा प्लेस जिसे आप एक जगह से दूसरी जगह पर शिफ्ट कर सकते हैं. सो दैट इज कॉल्ड मोटेल. नेक्स्ट इज कैमरा. आपको पता है वी यूज कैमरा टू टेक फोटोज एंड रिकॉर्डर. व्हेन वी वांट टू रिकॉर्ड एनी वीडियो वी यूज रिकॉर्डर. तो पहले ऐसा कॉन्सेप्ट था कि कैमरा और रिकॉर्डर दोनों अलग अलग आते थे. एक ही कैमरा में आप फोटो नहीं ले सकते थे और उसी के साथ आप रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते थे. यू नीडेड टू डिफरेंट इक्विपमेंट्स. लेकिन आजकल एक ऐसा इक्विपमेंट आता है जिसे हम बोलते हैं कैमकॉर्डर. तो कैमरा और रिकॉर्डर को मिलाकर हमने एक ऐसा वर्ड बनाया जिसे बोलते हैं हम कैमकॉर्डर. और कैमकॉर्डर का मतलब होता है एक ऐसा कैमरा जिसमें आप फोटो भी क्लिक कर सकते हैं और जिसमें आप वीडियोस को रिकॉर्ड भी कर सकते हैं. नेक्स्ट इज हंग्री एंड एंग्री. हंग्री का मतलब आपको पता है कि भूखा, और एंग्री का मतलब होता है गुस्से में. जब कई लोग गुस्से में होते हैं या भूखे होते हैं तो उनको बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, तो उस सिचुएशन को हम बोलते हैं हैंग्री. अगर आप ऐसा बोलते हैं कि मैं अभी बहुत ज्यादा भूखा हूं, इसलिए मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, सो यू कैन से आई एम हैंग्री नाउ. ओके, हंग्री एंड एंग्री को मिलाकर हमने जो वर्ड बनाया है वो है हैंग्री. नेक्स्ट वर्ड इज ब्रेकफास्ट एंड लंच. अब ब्रेकफास्ट आपको पता है कि सुबह का जो हम हल्का फुल्का खाना या जिसे हम नाश्ता बोलते हैं उसे बोलते हैं ब्रेकफास्ट. और लंच का मतलब होता है दोपहर का खाना. लेकिन वेस्टर्न कंट्रीज जो है वहां पर एक थोड़ा सा डिफरेंट कस्टम जो है वो फॉलो किया जाता है. और उस कस्टम के हिसाब से वो लोग जो है वो अराउंड 7 to 8 इन द मॉर्निंग अपना ब्रेकफास्ट करते हैं और इन द नून अराउंड 1 and 2 o'clock वो अपना लंच करते हैं. लेकिन उसके बीच में 11 या 12 के आसपास वो हल्का फुल्का एक स्नैक की तरह कुछ ना कुछ खाते हैं और उस चीज को वो बोलते हैं ब्रंच. ओके, सो ब्रेकफास्ट एंड लंच को मिलाकर हमने बनाया ब्रंच. एक ऐसा हल्का फुल्का खाना जो आप ब्रेकफास्ट के बाद और लंच से पहले लेते हैं. सो दैट इज कॉल्ड ब्रंच. नेक्स्ट इज स्मोक. स्मोक का मतलब आपको पता है धुआं
और फॉग। फॉग का मतलब आपको पता है कि सर्दियों में जो फॉग होता है, जिसे आप धुंध ऐसा बोल सकते हैं, सो दैट इज कॉल्ड स्मॉग। ओके, तो धुएं के साथ मिली हुई धुंध, ऐसी चीज को हम बोलते हैं स्मॉग। नेक्स्ट वर्ड इज फ्रेंड एंड एनिमी। एक ऐसा इंसान जो आपके साथ तो आपका दोस्त बनकर रहता है, लेकिन आपके पीछे आपके बारे में बुराया करता है, तो वो आपका दोस्त भी हुआ और वो आपका दुश्मन भी हुआ। तो इसी वर्ड को हम बोलेंगे फ्रेनेमी। अगर किसी ऐसे इंसान को डिस्क्राइब करना चाहते हैं तो आप उससे बोल सकते हैं ही इज माय फ्रेनेमी। नेक्स्ट इज स्टे प्लस वैकेशन। एक ऐसी जगह जहां पर आप छुट्टियां मनाने गए हैं और वहां पर आप स्टे कर रहे हैं। कई बार लोग जो कहीं बाहर जाते हैं वो एक जगह पर स्टे नहीं करते, वो अलग अलग जगह घूमते रहते हैं और इस तरीके से अपने वैकेशन को प्लान करते हैं। लेकिन आप किसी ऐसी जगह जा रहे हैं जहां पर आप स्टे कर रहे हैं अपने वैकेशन को प्लान करने के लिए, तो उसे आप बोलेंगे स्टेकेशन। ओके, एक ऐसी जगह जहां पर आप ठहरे हुए हैं और वहां पर आप अपने वैकेशन को एंजॉय कर रहे हैं। तो स्टे और वैकेशन को मिलाकर हमने एक नया वर्ड बनाया, दैट इज कॉल्ड स्टेकेशन। ओके, नेक्स्ट वर्ड इज टेलीफोन प्लस मैराथन, और इसी को मिलाकर हमने बनाया टेलीथन। नॉर्मली क्या होता है, आपने देखा होगा आजकल साइबर केसेस बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, तो इंटरनेट पर टेलीफोन की तरह एक ऐसी मैराथन चलती है जो कि काफी लंबे समय तक चलती है। सीधे शब्दों में अगर मैं बताऊं तो इंटरनेट पर एक ऐसी चीज जिसको काफी लंबे समय तक ब्रॉडकास्ट किया जाता है, साइबर क्राइम्स जो होते हैं उनको कम करने के लिए या आपके सिक्योरिटी लेवल्स जो होते हैं उनको बढ़ाने के लिए, तो उसे हम बोलते हैं टेलीथन। एंड द लास्ट वर्ड इज वेब प्लस सेमिनार। अगर नॉर्मल सेमिनार का अगर आप मतलब समझे तो सेमिनार का मतलब होता है एक ऐसी जगह पर लोगों का इकट्ठा होना जहां पर एक कोई आदमी आता है और एक पर्टिकुलर चीज के बारे में उन्हें मोटिवेट करता है या उन्हें समझाता है या उन्हें गाइड करता है, दैट इज कॉल्ड अ सेमिनार। अगर हम इसके साथ ऐड कर दें वेब प्लस सेमिनार, इसको हम बोलेंगे वेबिनार। एक ऐसा सेमिनार जो ऑर्गेनाइज हो रहा है ऑनलाइन नॉट ऑफलाइन, और आप अपने मोबाइल के माध्यम से अपने लैपटॉप के माध्यम से उस सेमिनार का पार्ट बन रहे हैं, सो दैट इज कॉल्ड अ वेबिनार। ये तो हो गए कुछ कॉमन पोर्टमैंटो वर्ड्स। अब ये वो वर्ड्स नहीं है जो आपको ग्रामेटिकली बिल्कुल करेक्ट लगे या आप इनको एग्जाम्स में देखें। ये नॉर्मल जो हमारी लैंग्वेज है, अपनी लैंग्वेज को इंप्रूव करने के लिए, अट्रैक्टिव बनाने के लिए बहुत ज्यादा यूज होते हैं। जैसे कॉमन सा वर्ड आपने बिल्कुल सुना होगा विरुष्का। विराट और अनुष्का की जब शादी हुई तो उनको एक अलग से पोर्टमैंटो वर्ड दिया गया, दैट वाज कॉल्ड विरुष्का। तो ये जो वर्ड है इनके ग्रामर से कोई लेना देना नहीं है, दे आर जस्ट यूज्ड टू मेक योर लैंग्वेज मोर एंड मोर अट्रैक्टिव, ताकि जिससे जब आप इन वर्ड्स को यूज करें तो आपकी जो लैंग्वेज है, आपकी जो भाषा है वो और ज्यादा प्रभावशाली बन जाए। एंड नाउ वी आर गोइंग टू मूव टू आवर नेक्स्ट सेशन, दैट इज कॉमन एब्रिविएशन प्रोनाउंसिएशन मिस्टेक्स। सो लेट्स मूव अराउंड। सो व्हेन वी टॉक अबाउट कॉमन कॉन्ट्रैक्शंस, आपके सामने बहुत सारे कॉमन कॉन्ट्रैक्शंस लिखे हुए हैं, दे बिलोंग टू इंग्लिश ग्रामर, जो कि इंग्लिश ग्रामर के हैं। जब लिखने की बात आती है तब हम इनको बहुत अच्छे से, बहुत सही तरीके से लिखते हैं, बट व्हेन इट कम्स टू स्पीक देम आउट तो हम बहुत सारे मिस्टेक्स करते हैं, मिस्टेक्स रिलेटेड टू आवर प्रोनाउंसिएशन। तो चलिए देखते हैं कौन कौन सी वो मिस्टेक्स हैं जो कि हम करते हैं बोलते वक्त। जैसे पहला कॉन्ट्रैक्शन है डू प्लस नॉट। अगर हम इसको कॉन्ट्रैक्ट करके बोलना चाहें तो बहुत से लोग इसको बोलते हैं आई डोंट नो। तो डोंट जो है वो बहुत गलत है, इसको आप बोलेंगे आई डोंट नो। ठीक है, ये जो टी है इसे नॉर्मली प्रोनाउंस नहीं किया जाता। सो इफ यू वांट टू से आई डू नॉट नो इन अ कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म, यू कैन से आई डोंट नो इंस्टेड ऑफ आई डोंट नो। बहुत ही वियर्ड साउंड करता है, तो या तो आप बिल्कुल सीधा बोले आई डू नॉट नो या फिर आई डोंट नो। अगर आप बोल रहे हैं आई डोंट नो तो ये ग्रामेटिकली सही हुआ, लेकिन व्हेन इट कम्स टू द टर्म्स ऑफ प्रोनाउंसिएशन तो इसको गलत समझा जाता है। सो यू कैन यूज आई डोंट नो। नेक्स्ट इज डज प्लस नॉट, जिसे हम इंग्लिश में तो यूज करते हैं जब इसे हम नॉर्मली बोलते हैं डजंट, लेकिन ये डजंट नहीं है, ये होता है डजंट। ओके, डज प्लस नॉट डजंट। ही डज नॉट डू हिज होमवर्क, इसे कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में अगर आप बोलना चाहें तो आप बोलेंगे he doesn't do his homework, not doesn't do his homework, he doesn't do his homework. Next did plus not, बहुत से लोग इसे प्रोनाउंस करते हैं didn't, लेकिन ये didn't नहीं होता, ये बस होता है didn't.
ओके, जैसे आप बोलते हैं दिन, नॉट दिन, ये होता है दिन, ड। सो डिड नॉट, डिन, आई डिड नॉट गो देयर, या फिर आई डिड गो देयर। डिडंट गो देयर बहुत गलत है, बहुत रॉन्ग लगता है, बहुत ऑब्सीन लगता है बोलने में, तो या तो बिल्कुल सीधा बोले आई डिड नॉट गो देयर, या फिर आई डिडंट गो देयर, सिंपली। नेक्स्ट इज हैज प्लस नॉट हैजंट। इसे बहुत से लोग बोलते हैं हैजंट, हैजंट नहीं होता ये, इसे हम बोलते हैं हैजंट। नॉर्मली जो एब्रिविएशंस होते हैं उसमें हम टी जो है उसको प्रोनाउंस नहीं करते, इसीलिए इसको कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में लिखा जाता है, बोला जाता है, ताकि आपको एफर्ट्स कम लगाने पड़े। आप हैज नॉट को अगर बोलेंगे हैजंट, तो यहां तो आप एफर्ट्स ज्यादा लगा रहे हैं इंस्टेड ऑफ हैजंट। तो हैज नॉट को अगर आपको बोलना है तो आप बोलेंगे हैजंट। ही हैज नॉट टेकन हिज ब्रेकफास्ट, या फिर he hasn't taken his breakfast. Next, have plus not haven't. Okay, not haven't. I have not completed my task, या फिर I haven't completed my task. Not I haven't completed my task. आपको डिफरेंस फील हो रहा होगा, एक मैं बोल रहा हूँ I haven't completed my task and next is I haven't completed my task. तो मैं एफर्ट्स कम लगा रहा हूँ, और यहीं पर इनका यूज होता है कॉन्ट्रैक्शंस का, एब्रिविएशंस का, जहां पर आपको एफर्ट्स कम लगाने पड़े। नेक्स्ट इज हैड प्लस नॉट। अब इसको आपने प्रोनाउंस किया होगा, आपने बहुत से लोगों को प्रोनाउंस करते हुए सुना होगा हैडंट, लेकिन हैडंट नहीं होता, दिस इज सिंपली हैडंट। he hadn't completed his task, not he hadn't completed his task. Okay, so this is hadn't. next is, ये बहुत से लोग गलत प्रोनाउंस करते हैं, और बहुत कॉमनली सबसे ज्यादा गलत प्रोनाउंस होने वाला एब्रिविएशन है, कॉन्ट्रैक्शन है, जिसे हम बोलते हैं was के साथ not ऐड करके wasn't। I wasn't playing cricket, ये wasn't नहीं होता, this is wasn't। सिंपली आप तो बोले I was not playing cricket, या फिर I wasn't playing cricket, I wasn't playing cricket, ये खुद अब आपको फील हो रहा होगा कि कितना भद्दा, कितना गलत लगता है सुनने में। नेक्स्ट इज वर प्लस नॉट वरंट, बिल्कुल नहीं, वर। ओके, वर प्लस नॉट वरंट। वी वर नॉट गोइंग टू सेलिब्रेट द पार्टी, we weren't going to celebrate the party, not we weren't going to celebrate the party। सिंपली बोलेंगे आप तो we were not going to celebrate the party, या फिर we weren't going to celebrate the party। अगर आपको कॉन्ट्रैक्शंस को यूज करना है तो आपको ऐसा फील होना चाहिए कि आप इनको यूज करते समय बहुत कम एफर्ट्स लगा रहे हैं, क्योंकि अगर आप गलत एफर्ट्स लगा रहे हैं या ज्यादा एफर्ट्स लगा रहे हैं तो फिर इनका कोई यूज नहीं है। नेक्स्ट इज एंड प्लस नॉट। कई लोग इसको एंड भी बोलते हैं, ओके, आई एंड वेंट देयर, आई एंड वेंट देयर, लेकिन ये एंड नहीं होता। ग्रामेटिकली अगर इसको हम देखें तो ये एरेंट ही होता है। एम आई नॉट गोइंग टू प्ले, एंड आई गोइंग टू प्ले, आरंट नहीं होता, ठीक है। इसका जो लिखने का जो है उसको हम ए आर ई एन टी बोलते हैं, इसको एरेंट, लेकिन जब इसको बोलने की टर्म आती है तो हम इसको बोलते हैं एंट, ओके, नॉट एरेंट, एंट। नेक्स्ट आर प्लस नॉट एंट, ओके, तो ये दोनों बिल्कुल सेम है। अगर आप डिफरेंटली यूज कर रहे हैं आई एम, लेकिन अगर आपने इसको कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में लिख दिया तो आपको इस तरीके से ही लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट इज प्लस नॉट, ये हुआ isn't, so is plus not isn't, not isn't। हम बोलते हैं isn't it, गलत होता है, ये होता है isn't it, okay, not isn't, isn't। next is can plus not, इसको हम बोलते हैं can't, लेकिन ये can't नहीं होता, ये होता है can। अब देखिए, एक तो है can और एक होता है can। अगर आपको बोलना है कि मैं ये कर सकता हूं, आप बोलेंगे I can do this, लेकिन अगर आपको बोलना है कि मैं ये नहीं कर सकता, तो या तो आप बोलेंगे I cannot do this, या फिर अगर आपको ये कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म यूज करनी है तो आपको बोलना होगा I can do this। ठीक है, आपने डिफरेंस फील किया होगा, can, I can do this सिंपली, या फिर I can do this, जिसको आप थोड़ा सा एम्फेसाइज करते हैं can, तो इसका मतलब होता है cannot, not can't। can't गलत है, इसको आप बोलेंगे can and can। नेक्स्ट इज could plus not, जिसको हम बोलते हैं couldn't, जो कि बिल्कुल गलत है, इससे हम सिंपली बोलते हैं could। I could do that, I could not do that, या फिर I couldn't do that। I couldn't do that गलत है, I could do that, I could not do that, और I could not do that जो है, इसको अगर आप कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में बोलना चाहें तो आप बोलेंगे I couldn't do that। नेक्स्ट shall plus not, इसको बहुत से लोग बोलते हैं shan't,
लेकिन ये shan't नहीं होता, this is simply shall. I shall go there, I shall not go there. और I shall not go there है, इसको जब आप बोलेंगे contracted form में तो आप बोलेंगे I shall go there, okay? Not shan't, simply shall. Should plus not, इसको बहुत से लोग बोलते हैं shouldn't, लेकिन shouldn't नहीं होता, this is should, okay? Should plus not, should. I should do this, I should not do this, और I should not do this की जो contracted form है, I shouldn't do this, okay? Should, not, should. Will plus not, want. ये want नहीं होता, this is simply want, okay? I will give him a party, I will not give him a party. अब I will not give him a party का जो contracted form होगा वो होगा I won't give him a party, not want. I won't give him a party. Would plus not, would not, या फिर wouldn't, not wouldn't, okay? Would. I would do that, I would not do that, I wouldn't do that, not I wouldn't do that. So ये सारे common contractions हैं जो कि हम लिखते हैं तो बहुत इजीली लिख सकते हैं, लेकिन जब हम इन्हें बोलते हैं तो ऐसी सिली मिस्टेक्स करते हैं जो कि सामने वाले को सुनने में बहुत ऑब्सीन लगता है। तो अगर आप भी ये मिस्टेक्स अभी तक करते आ रहे थे तो इन मिस्टेक्स को अवॉइड करें। एंड नाउ आई हैव गॉट अ सिंपल एक्टिविटी फॉर यू। बहुत से लोग पूछते हैं कि सर हम अकेले क्या एक्टिविटी कर सकते हैं, वी डू नॉट गेट एटमॉस्फेयर, हमें वो एटमॉस्फेयर नहीं मिलता, और जब हम अकेले बैठे रहते हैं तो हमारा मन भी नहीं करता कि हम किसी और के साथ इस तरीके से बात करें। क्या कुछ ऐसा है जो हम हमारे साथ ही कर सकते हैं? बिल्कुल है, बहुत सारी चीजें हैं। जैसे आपने एक चीज सुनी होगी एक्सटेम्पर। एक्सटेम्पर एक ऐसी एक्टिविटी होती है जिसमें आपको किसी एक चीज के बारे में अपने दिमाग में सोचना है और 30 सेकेंड्स तक, 1 मिनट तक, 1.5 मिनट तक, जितने टाइम के लिए आप कंफर्टेबल हैं उस चीज के बारे में ही आपको बहुत सारे सेंटेंसेस बनाने होते हैं। जैसे फॉर एन एग्जांपल, इफ आई टॉक अबाउट माय मार्कर, ओके, सो इफ यू गिव मी 30 सेकंड्स और इफ यू गिव मी 1 मिनट, अगर मुझे 1 मिनट तक 30 सेकंड्स तक इस मार्कर के बारे में बोलना है तो मैं क्या क्या चीजें बोल सकता हूं? So for an example, let's start. So this is simply a marker and it is made of plastic, okay, and you can refill it. It is really easy to use because क्यों? क्योंकि it is simply easy to use because it can be wiped easily when it comes to chalk. When you use the chalk, it spreads dust over you. आपके ऊपर ये dust spread करती है, but when you use a marker, it doesn't spread any sort of dust. And it comes in various colors like red, green, blue, black. But black is the color that is commonly used. This is really easy to use. You can carry it anywhere and it can be refilled, and this is a long-term product. It can be used throughout a year. A chalk can be used only a single day, but this product can be used throughout the year. You just need to refill it, and it comes also in many companies. Okay, many companies publish it. Make the production of it. So इस तरह की चीजें जो है, जो आप घर बैठे ही बहुत सारी चीजें बना सकते हैं। कोई भी एक सिंपल टॉपिक अपने दिमाग में सोचें और उस टॉपिक से रिलेटेड 5 सेंटेंस, 10 सेंटेंसेस, 20 सेंटेंसेस बनाएं और अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करें। So I hope you like the session. If you like the session, do like it, do share it, and we are going to meet in our next session. Thank you so much.